पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने नंबर लाइन पे किस प्रकार से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो हम लोग जान चुके थे, और किस प्रकार से दो रेशनल नंबर के बीच में 5, 10, 15 रेशनल नंबर कैसे निकालना है ये भी हम लोग सीख चुके थे, है ना। और तरीका लगभग सब में सेम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन था नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि बेसिकली पिछला वाला क्लास में यदि हम लोग बेसिकली बात करें तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने दो चीज देखा था। पहला, रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालना है ना। यदि एक निकालना है तो सिंपली क्या कर दो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन जब 2, 3, 4, 5 पूछा जाए तो क्या करना पड़ता था हम लोगों को, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करो और जितना निकालना है उसे एक ज्यादा आगे बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे एक सवाल भी बनता था जो कि हमने आपको कल बताया भी था कि यदि आपसे पूछ ले कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। अच्छा, ये रियल नंबर भी आपने नाम सुना होगा, सुना जैसा लग रहा है ना। चलिए जरा आप समझिएगा ध्यान से कि आखिर ये रियल नंबर है क्या। रियल नंबर कुछ नहीं है, बेसिकली ये दोनों है ना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को एक साथ बोल दो, रियल नंबर कहा जाता है बस। और इसमें कुछ नहीं है, झूठ मूठ का इसमें जो है ना लोग अफवाह फैला के रखता है कि रियल नंबर कुछ और ही है। नहीं, कुछ नहीं है, बस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को एक साथ यदि बोलना हो तो दोनों को अलग अलग मत बोलो, सिंपली आप रियल नंबर बोल दो, समझ लिया जाएगा कि यह बात कर रहा है किसका, दोनों का, रेशनल और इरेशनल का। सिंपल सा बात है बस। तो इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला इसमें है हमारा रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। यानी कि सिंपली यदि आप इन दोनों को अलग अलग नहीं बोलना चाहते हैं तो आप इन दोनों को मिला के एक साथ क्या बोल दो, रियल नंबर। तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा ये रियल नंबर का बात कर रहा है, यानी कि ये रेशनल और इरेशनल दोनों का बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और यही होता है बेसिकली हमारा रियल नंबर। और इस रियल नंबर में हम लोग रेशनल नंबर को बहुत ही डीपली पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हम लोग जान चुके हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2, 5, 10, 12, 15, 20 वो भी जान चुके हैं। तो अब हमारा इसमें बच क्या रहा है, फिर इरेशनल बच रहा है। यानी कि आज के क्लास से हमारा जो बात होगा वो रैशनल पे बहुत कम होगा, बीच बीच में कभी कभी कर लेंगे हम लोग, लेकिन इरेशनल पे हमारा बात ज्यादा होगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में लिखते हुए भी चलते हैं और कुछ सवालों को भी बनाएंगे। वो 5 सवाल हमारा उधर लिखा हुआ है कि सर वो आखिर है क्या, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटा सा यदि हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें रैशनल और इरेशनल का तो क्या है, इस डेफिनेशन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक शब्द का अंतर है बस। क्या है देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर क्या था, बेसिकली वो नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि द नंबर which can be the number which can be written in the form of p by q, where, very good, where p and q are integers। हाँ, लास्ट में आपको ये ऐड करना पड़ेगा कंडीशन, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली यही था हमारा रैशनल नंबर। और यदि इसका एग्जांपल कहा जाए तो दुनिया भर का हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। चलिए कुछ 4-5 एग्जांपल बड़ा ही मशहूर सा बता दीजिए, कुछ भी। 2, 3, -2, -1, 4/5, 7/5, एक माइनस ले लो, -9/15 एटसेट्रा। अच्छा, यहाँ पे एटसेट्रा भी हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना, अच्छा एक चीज करते हैं, पहले कम कर देते हैं क्योंकि हमको इसमें एक चीज और लिखना है। ठीक है, एटसेट्रा लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी स्पेस छोड़े हुए हैं,
क्योंकि यहाँ पे हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना है जो कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। बताएंगे अभी, सब बताएंगे, बस इसको अभी खाली छोड़ देते हैं क्योंकि बताएंगे अभी हम क्या वहां पे ऐड करने वाले हैं। ये सब का सब हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा, अब इसका मतलब यहाँ पे ये भी हो गया कि सर यदि ये रेशनल नंबर है तो किसका टाइप है, ये रियल नंबर का है। और सर यदि ये रेशनल नंबर है यानी कि अपने आप में ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। तो रेशनल नंबर कहने का मतलब है कि इसमें 3 नंबर छुपा हुआ है, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। बात खत्म। ये हमारा होता है रेशनल नंबर जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे वो भी जान चुके हैं। इन दोनों के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड करना है वो भी जान चुके हैं। अब हमारा बच जाता है अहम हिस्सा इरेशनल का। चलिए इसके बारे में हम लोग आज गहराई से बात करेंगे, जरा समझिएगा ध्यान से। और इन दोनों के डेफिनेशन में हम कुछ नहीं बदलने वाले हैं, बस एक वर्ड बदलेंगे बस, और कुछ भी नहीं। क्या वर्ड है हमारा वो देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ इधर से पढ़ के बताइए। हाँ, द नंबर विच कैन बी, लेकिन यहाँ पे विच कैनॉट बी, विच, बस यही हम यहाँ पे वर्ड बदलने वाले थे और कुछ नहीं। और आप सेम टू सेम लिख दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था द नंबर विच कैन बी रिटेन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, द नंबर विच कैनॉट बी रिटेन, कैनॉट बी रिटेन, हाँ, विच कैनॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर, हाँ नहीं, पहले तो इंटीजर सा लिखना पड़ेगा, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब कि दोनों का डेफिनेशन जो है 90% सेम रहेगा, बस एक वर्ड आपको उसमें ऐड करना होता है, वो है हमारा कैन के जगह पे कैनॉट, बस और कुछ नहीं इसमें। चलिए अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे ना आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे जरा देखिएगा ध्यान से, इरेशनल के बारे में तो अभी हम सब कुछ यदि बताने लगे ना तो फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, और इरेशनल के बारे में ही आगे आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो इरेशनल को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए हम आपके सामने यहाँ पे फिलहाल अभी छोटा छोटा एग्जांपल रखेंगे, बहुत छोटा छोटा, जिसको कि आप देख के ही कनेक्ट कर पाएंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो नंबर पहले से जानते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे √2, √3, √5, √7, √11, और यहाँ पे भी बॉक्स छोड़ के हम एक्सेट्रा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब जरा समझिए इसका मतलब क्या हुआ सर। देखो इसमें ना रेशनल, अच्छा एक आपने 2-3 वर्ड सुना होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, अलग अलग प्रकार के नाम आप वर्ड के सुने होंगे। वो सबका सब हमारा जो है ना इसी में पढ़ना होता है, इसी में पढ़ना होता है। लेकिन सर उसको कैसे पढ़ेंगे, क्या है वो चीज आगे समझाएंगे, यहीं पे समझाने लगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आ गया सर आप क्या बता रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाई करके चलेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे। जरा समझिएगा आप ध्यान से। यहाँ पे 2 क्या है, एकदम एग्जैक्ट नंबर है। 3 क्या है, वो भी एग्जैक्ट है, ये भी एग्जैक्ट है, -2 यानी कि नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमको समझ में आता है। रेशनल नंबर में बच्चों को जरा सा भी दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है इरेशनल नंबर में। ये ना किसी भी प्रकार से आपको नॉर्मल नंबर देखने में लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, सब में रूट लगा हुआ है। अच्छा इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं, हालांकि इसके बारे में तो दुनिया भर का एग्जांपल हम आपको देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, सपोज 0.1, 011, 0111, 01111, 01111, इस तरीके के नंबर को बताइए। क्या आप कभी देख रहे हैं कि नंबर रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, यानी कि ये नंबर हमारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसी प्रकार के नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इससे इसको देख के घबराना नहीं है कि सर ये आपने क्या बता दिया, बस एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, और ऐसा ही नंबर आपको आगे चल के इरेशनल में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये नंबर जो है ना शुरू तो हुआ लेकिन कहीं पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आगे बढ़ा सकते हैं हम, और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन क्या ये देखिए जरा 2
टू तो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो तो यहाँ पे खत्म हुआ और यहीं पे शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। लेकिन जो शुरू हो और जिसका कोई अंत ही ना हो, उस प्रकार के नंबर को हम लोग बेसिकली इरेशनल नंबर के कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताना चाहें तो यहाँ पे जो आप √2, √3, √5, √7, √11 देख रहे हैं ना, इन सब का जो वैल्यू है वो ऐसा वैल्यू है कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो उस प्रकार के नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। हाँ, अभी फिलहाल इरेशनल नंबर अधूरा है, क्योंकि इसमें पढ़ना हम लोगों को भी और भी बहुत कुछ है ना, लेकिन हाँ एक स्ट्रक्चर मालूम चलेगा कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं। रेशनल नंबर का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है, रेशनल नंबर का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसको भी तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आप 1 डाल दीजिए, हो गया p/q के फॉर्म में। नहीं, ये बात गलत है। अब इसको समझाते हैं हम कैसे। ये √2, √3 जो दिख रहा है ना, इसको आप गोली मारो, छोड़ दो उसको, आप इस वाले पे आओ, इसको जरा देखो ध्यान से। क्या इस पूरे नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? अच्छा, क्या ये नंबर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, ये और आगे बढ़ सकता है, हमारा मर्जी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हाँ लिख सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट को हटा दीजिए और जितने यहाँ पे नंबर है उसके बदले में उतने नीचे 0 डाल दीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि यदि यहाँ पे हमारा 23.46 लिखा हुआ है, तो इसको हम इरेशनल के रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? 2346 डिवाइडेड बाई 100। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये हमारा पॉइंट में था, इसको आपने इसे कर दिया तो रेशनल में आ गया। ठीक है सर, ये चीज आप इसमें भी कर दीजिए, रेशनल में आ जाएगा। लेकिन नहीं, इसको हम इस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए ये बिल्कुल हमको मालूम है कि भाई 23.46 के बाद ये रुक गया, और रुक गया तब हम इसका एग्जैक्ट यहाँ पे 2 0 डाल सकते हैं, यानी कि 100 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या हमको यहाँ पे एग्जैक्ट मालूम है कि ये कहाँ पे रुकेगा? नहीं मालूम है। अब जब हमको मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ पे रुकेगा, तो हम कितना नीचे से डिवाइड करेंगे? कोई मालूम है आपको? कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप? नहीं लगा सकते। इसीलिए हम इस नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ये याद रखिएगा कि रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिक्स होता है, ये ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, जो एक बार आपने लिख दिया वो उतना ही रहेगा। लेकिन इसका जो है ना कोई भी अंत नहीं होता है, कोई अंत होता ही नहीं है इसका। अब जब इसका कोई अंत ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि भाई ये कहाँ पे जाके खत्म होगा, जब मालूम ही नहीं है तो आप उसको कितने से डिवाइड करोगे? बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। तो इसको आप हटा के पॉइंट को क्या कर दोगे, ये सारा लिख के नीचे डिवाइड कर दोगे कितने 0 से? 19 0 से कर दोगे। लेकिन आपको लगेगा कि सर ये तो फिर आगे बढ़ रहा है, तो आप 0 डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। क्या अंदाजा लगा पा रहे हो आप? नहीं लगा पा रहे हो, यानी कि आप डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि आप इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिंपल सा मतलब है। कोई दिक्कत इसमें? अब तो ये हो गया हमारा इरेशनल का एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं ना? हालांकि इरेशनल नंबर के बारे में आपको उतना डाउट अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी करना है। बस एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए जो है ना, वो यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिख दिए हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने √4 क्यों नहीं लिखा? हाँ, √4 क्यों नहीं लिखा आपने? हाँ, √4 का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, √4 का सिंपल सा मतलब यहाँ पे 2 है, और 2 क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। तो क्या ये √4 इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। वो चीज आपको हम ना बताते चलेंगे और ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। उसी प्रकार से 5 का नहीं होता है, 6 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, 8 का भी नहीं, 9 का फिर होता है, 9 का 3 होता है। तो जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको आप रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिख देते हैं √9, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये 3 है, बस 3 का बात कर रहा है बस। और 3 अपने आप में क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो आप इसको इरेशनल की कैटेगरी में कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो फिर इसमें हमारा कौन सा लिखाएगा? जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, और फिर 6 का भी होगा, लेकिन नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं।
7 का भी, 8 का भी, फिर 10 का भी, 11 का, 12 का, 13 का, और फिर 14 का नहीं, 14 भी, 15 भी, 17 नहीं लिख सकते हैं, फिर आप सॉरी 16 नहीं लिख सकते, रूट 16 नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब है 4 है ना। और 4 क्या इरेशनल नंबर है, रैशनल। तो जो रैशनल नंबर है आप उसको इरेशनल के कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो आप सिंपली आप इस प्रकार के नंबर आपको जब भी मिल जाए ना, इस प्रकार के नंबर जब भी मिल जाए तो आप आंख बंद करके ये मत बोल दीजिएगा कि सर वो रैशनल सॉरी इरेशनल नंबर है। आपको वो भी देखना पड़ता है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बीच में यहाँ पे √4 घुसा दिया, आपको लगेगा कि यार ये तो इरेशनल का एग्जाम्पल है, लेकिन नहीं, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, हमारा रैशनल का हो गया। क्यों? क्योंकि √4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा 2। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार का नंबर कहीं पे भी देख लिए और सिंपली बोल देंगे कि इरेशनल है, वो गलत हो जाएगा। आपको ये भी देखना पड़ता है कि रूट के अंदर जो नंबर है उसका देखो पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता। यदि होता है तो वो इरेशनल नहीं है, और यदि नहीं होता है तो वो इरेशनल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे होगा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे जो हमने खाली जगह छोड़ा था उसको भर देते हैं। यहाँ पे खाली जगह हमने छोड़ा है और एक खाली जगह हमने यहाँ पे छोड़ा है। समझिएगा ये क्यों छोड़ा गया है। आप एक शब्द सुने होंगे पाई, है ना। पाई का साइन हम लोग को इस प्रकार से लिखते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, जो भी जैसे आप लिख लो चलेगा, काम चलेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ऐसा लिखते हैं पाई, या फिर ऐसा लिखते हैं, दोनों में से कोई आप एक लिखते हैं। पाई का 2 वैल्यू बताया जाता है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। पाई का 2 वैल्यू बताया जाता है हमेशा आपके सामने। पहला 22/7 यानी कि 22/7, और दूसरा 3.14। क्या ये 3.14 इतना ही है क्या? नहीं, ये बहुत लंबा है, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, कभी नहीं खत्म होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आप इन दोनों नंबर को देख के ही आप बता देंगे कि सर रैशनल कौन होगा और इरेशनल कौन होगा। जैसे देखिए ध्यान से, ये 22/7 है, तो ये 22/7 हमारा रैशनल होगा या इरेशनल होगा? रैशनल हो जाएगा, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा, 22/7 हमारा रैशनल के कैटेगरी में आएगा। लेकिन इसके साथ ना खेला होता है। जब इसी 22/7 को आप डिवाइड करोगे ना, वो ये वाला आएगा हमारा, है ना। लेकिन अब चूंकि आपने डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, 3.14 समथिंग 2 5 7 8 9 ऐसा कुछ करके बढ़ते 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 कभी खत्म ही नहीं होगा ये वैल्यू, बार बार ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब जरा बताओ, ये कभी रुक ही नहीं रहा है, शुरू तो हो गया लेकिन रुक ही नहीं रहा है। तो जो नंबर रुकता नहीं है वो बेसिकली किस प्रकार का नंबर होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना ये 3.14 के जगह पे, अच्छा बहुत बार अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने 22/7 लिख दिया, P/Q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख दो, 3.14 डॉट 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 लिख दो, चल जाएगा काम। लेकिन कभी भी ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसके जगह पे आपको साइन मिलेगा किसका, पाई का। बात समझ में आ रही है? इसके जगह पे आपको साइन दे देगा पाई का। और पाई का मतलब यहाँ पे क्या है, पाई का मतलब यहाँ पे सिंपली है 3.14 डॉट 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 डॉट। बात समझ में आ रही है? यानी कि रैशनल नंबर में सिंपली आपको 22/7 देगा, तो आपको बता देना है कि रैशनल नंबर ही है। लेकिन इरेशनल में आपको ये 3.14 वैल्यू नहीं देगा, इरेशनल में आपको ये पाई का वैल्यू दे देगा। और पाई का मतलब सिंपली क्या है यहाँ पे 3.14। हालांकि ये वाला भी वैल्यू होता है, लेकिन इरेशनल में वो आ गया, इसीलिए उसके जगह पे वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 3.14 वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो आप याद रखिएगा इस बात को, एकदम बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि यदि पाई का वैल्यू 22/7 लिखा हुआ है तो वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन यदि पाई का वैल्यू 3.14 लिखा हुआ है, या फिर सवाल में सिंपली पाई दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ रैशनल है कि इरेशनल है, तो आपको क्या बताना है, इरेशनल बताना है। कोई दिक्कत नहीं रहा इसमें। चलिए, इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हमने आपको चाहा कि ये बता दिया जाए। कोई दिक्कत अब इसमें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो रैशनल और इरेशनल दोनों किसका कैटेगरी है, रियल नंबर का कैटेगरी है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इरेशनल नंबर हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, बेसिकली अभी आज शुरुआत ही हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे। इसमें घबराने वाली बात आपको नहीं है और घबराना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में अभी खुल के पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि क्लास में आ गया है इरेशनल नंबर, हमारा शुरुआत हो चुका है, तो आपको मालूम चल जाना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है।
तो इरेशनल को पता करने का तरीका हम आपके पास अभी फिलहाल 2 बता दे रहे हैं, हालांकि और भी तरीका है, लेकिन 2 तरीका है। पहला ये कि रूट के अंदर कोई भी नंबर है तो सिंपली देख के ये मत बोल दो कि वो रूट के अंदर है तो इरेशनल हो गया, नहीं, पहले ये भी देख लो कि रूट के अंदर कौन सा नंबर है। जैसे 4 है रूट के अंदर तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, क्योंकि रूट 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली 2 है। रूट 9 का मतलब क्या है, 3। रूट 16 का मतलब क्या है, 4। इस प्रकार से रूट 25 का मतलब क्या है, 5, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमारा इरेशनल में नहीं आएगा, लेकिन जिसका नहीं होता है वो रूट में है तो फिर वो हमारा इरेशनल कहलाएगा। और इन सब का जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, जो रूट में लिखा हुआ है अंदर में, उन सब का वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, बढ़ता चला जाएगा। आपका पेन खत्म हो जाएगा, कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और इसी को हम लोग बेसिकली इरेशनल के कैटेगरी में रख देते हैं। और ये पाई का मतलब भी आपको इरेशनल समझना है। पाई का मतलब यहाँ पे 3.14 वाला, और यहाँ पे पाई का मतलब 22/7, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के क्लास में ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अच्छा, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये जान चुके हैं पिछले वाले क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और ये 5 सवाल है। क्या सर इतना ही बताएंगे आप, नहीं, ये 5 सवाल हमने यहाँ पे चुन के इसीलिए हैं जिसको एक तरीके से बताया जा सकता है, और एक तरीका हम और बताएंगे जिसमें कि रूट 3 हो गया, रूट 6 हो गया, उस प्रकार के नंबर को बताएंगे। यानी कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये इरेशनल नंबर है, पहला बात तो ये। और दूसरा बात, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर रूट 2 आपने लिखा, रूट 3 क्यों नहीं लिखा। हाँ, रूट 3 हम यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखे हैं, क्यों मालूम है, क्योंकि उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो तरीका हम अभी यहाँ पे सीखेंगे वो तरीका उसमें भी लागू होगा, लेकिन 1-2 स्टेप उसमें थोड़ा सा और ज्यादा ऐड हो जाता है, बस इसीलिए हम जानबूझ के उसको बाहर रखे हुए हैं। उसी प्रकार से रूट 6 को सर आपने क्यों नहीं लिखा इसमें, वो भी तरीका थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम बताएंगे ही नहीं, बताएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि दोनों को एक ही साथ मिक्स कर दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो सवाल एक ही तरीका से बन सकता है, उसमें किसी भी जगह पे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार बता दो। और जिसमें कि दूसरा तरीका कुछ लगेगा, दूसरा तरीका नहीं है, बेसिकली उसमें 1-2 स्टेप ऐड हो जाता है बस, और ज्यादा और कुछ नहीं है, उसको बाद में बता देंगे हम लोग। तो पहले हम लोग आज ये सीखेंगे। चलिए इसको मिटा दे पहले। तो इसको आपको ये ध्यान में रखना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है। तो आज बेसिकली हम लोग इरेशनल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। मिटाते हैं। ये और मजेदार है, इरेशनल को रिप्रेजेंट करना और मजेदार है, आपको अच्छा लगेगा जब आप इस चीज को समझ जाएंगे। बस फर्क यह है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया तब तो फिर कुछ है ही नहीं है। चलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक क्वेश्चन क्रिएट कर लीजिए और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन चलिए हम भी लिख लेते हैं। रिप्रेजेंट each of the following irrational number on the number line, on the नंबर लाइन का दूसरा नाम, हाँ, रियल लाइन, ये हमने कल बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पे ले लीजिए, रूट टू क्या है, रैशनल या इरेशनल, इरेशनल है। इसको रिप्रेजेंट हम लोग करने का तरीका सीखेंगे आज। देखिए ध्यान से कैसे करना है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली एक इंसान थे जिसका नाम पाइथागोरस करके था, है ना, उन्हीं ने ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया था। जरा समझिएगा ध्यान से कि पाइथागोरस थ्योरम क्या था। पाइथागोरस थ्योरम जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, एक राइट ट्रायंगल आता है
है ना। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होगा, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी। और राइट ट्रायंगल चूंकि आपने इतना पढ़ा है, इतना हमने पढ़ाया है, आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या होगा 90, और 90 के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है, शॉर्ट में डिनोट कर रहे हैं एच से, ठीक है। और ये आपको मालूम है कौन सा होता है, बेस होता है। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये तो हम लोगों को मालूम है इसका बेसिक चीज, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता था बताइए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, इसी को एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और नीचे बेस और ये परपेंडिकुलर। अच्छा, इस तीनों साइड में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। जरा समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि ये चीज आप समझ गए ना, और यही सेम तरीका आपको इन सब में अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप एकदम बहुत गौर से इसको समझेंगे, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको गौर से समझना है। देखिए ध्यान से, यदि ये हमारा राइट ट्रायंगल है तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे 90 होगा। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और आप सपोज कर लो ये केस केवल और केवल √2 के लिए बता रहे हैं, ठीक है। फिर √5 के लिए अलग है, यानी कि है तरीका सब में सेम, लेकिन पहले बात कर रहे हैं √2 का। यदि ये एक राइट ट्रायंगल है तो इसमें आप क्या करो, बेस को 1 यूनिट मानो। 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर भी आप मान सकते हैं, 1 मीटर भी मान सकते हैं, 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं, लेकिन होगा यूनिट एक, 1 ही यूनिट होगा। उसके बाद परपेंडिकुलर को भी आप 1 यूनिट मान लो, लेकिन हाइपोटेनस को अब भी आपको मानना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि ये कितना होगा। क्योंकि अब आपके पास बेस भी 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, और आपके पास हाइपोटेनस को निकालने का फॉर्मूला भी है। तो निकालते हैं कितना आएगा, देखिए जरा ध्यान से। ऊपर वाला मिटा दे सब, ऊपर वाला तो हमारा अब किसी काम का नहीं है, बस ये रहने देते हैं क्योंकि हमारे काम का है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब चूंकि आपके पास बेस यूनिट 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, हाइपोटेनस का नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूला हमारे पास है। देखिए फॉर्मूला कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए, पी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1। चलिए इसको हम लोग बनाते हुए चलते हैं साथ साथ। यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एच इज इक्वल टू √2। और यहीं पे आपको एक बात समझना है कि जब ये स्क्वायर इज इक्वल टू के उधर या फिर उधर से इधर आता है तो वो रूट में चेंज हो जाता है, और रूट में फिर क्या होता है, रूट जब इधर से इधर आएगा या फिर इधर से उधर जाएगा तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा। मतलब कि आप इसको कहीं पे शॉर्ट नोट के तरह लिख लीजिएगा कि मान लीजिए इधर हमारा क्या है, रूट है, और इधर हमारा सिंपली कोई नंबर है। मान लीजिए मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर है, चलो ऐसे कर लो, सपोज करो कि वहाँ पे 1 है और यहाँ पे रूट है, ठीक है। तो जब ये कोई भी नंबर हो सकता है इसके अंदर, जब ये रूट इधर से इधर की ओर आएगा तो वो किस में बदल जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा √1 था और यहाँ पे कोई सपोज करो कि यहाँ पे कोई नंबर था 2। जब ये रूट हमारा इधर से, सॉरी 2 का स्क्वायर कर लो और यहाँ पे सिंपली 1 करो। 2 केस समझा रहे हैं हम। सबसे पहला, जब ये रूट हमारा इधर से इधर आएगा तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा, यानी कि अब ये 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जब स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो फिर वो हमारा रूट में बदल जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा। सिंपल सा बात है। यानी कि इतना यदि समझ में नहीं भी आया तो आप बस ये याद रखना कि जब रूट इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, या फिर स्क्वायर उधर से इधर की ओर आएगा तो वो रूट में बदल जाएगा। बस यही याद आपको रखना है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे कितना आया बताइए, √2 आ गया, और ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया √2। और इसी को तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये केस हम केवल बता रहे थे किसके लिए, √2 के लिए, ठीक है। तो नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए सपोज कीजिए कि ये हमारा
नंबर लाइन है और मान लेते हैं कि चूंकि पॉजिटिव वाला है, √2 क्या है, पॉजिटिव है ना, और नेगेटिव में बेसिकली होता नहीं है ना। तो यहाँ पे 0 1 2 आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना से हमारा काम चल जाएगा। समझिएगा जरा ध्यान से हम यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं। हमारे पास बेस में 1 यूनिट था, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट था, इसको हमने सॉल्व किया, हमारा हाइपोटेनस निकल गया √2। ठीक है, अब ये जो बेस है ना, ये 1 यूनिट है ना, तो आप 1 यूनिट इस पे चले जाओ आगे। 1 यूनिट कहां से कहां है बताइए, 0 से 1 है, और परपेंडिकुलर भी कितना है, 1 यूनिट है, तो आप इसके ऊपर क्या करो, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये परपेंडिकुलर जो आपने खींचा वो कितना बड़ा होगा, वो बिल्कुल इतना ही बड़ा होगा जितना 0 से 1 तक है, यानी कि आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा, मेजर करके इसके ऊपर बिल्कुल आप 1 यूनिट खींच लीजिएगा, इतना ही दोनों बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आपने बेस भी बना लिया, परपेंडिकुलर भी बना लिया, तो जब आप इसको ऐड करेंगे यहां से यहां, तो ये हमारा क्या बनेगा, एक राइट ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा, और ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये बताइए कितना होगा, √2 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कहां से जानते हैं हम लोग, यहां से जानते हैं भाई, बेस 1 यूनिट है, यहां भी बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, यहां भी परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, इसको आप सॉल्व करेंगे √2 आएगा। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाइपोटेनस हमारा √2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था नंबर लाइन पे, आपने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, तो समझ में नहीं आया है ना। अब समझाते हैं, जरा देखिए ध्यान से। कॉम्पास है आपके पास, कॉम्पास लाइए जल्दी एकदम फटाक से। यहाँ पे कॉम्पास का जरूरत पड़ेगा, तो ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन वाले आप सभी लोग कॉम्पास को खरीद लीजिएगा। पेंसिल होना चाहिए आपके पास, इरेजर होना चाहिए, तभी ये आपका बन पाएगा अच्छी तरीके से। देखिए जरा ध्यान से, अब करना क्या है, आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। आपको ये वाला पार्ट 0 पे रखना है, रख दिए, और पेंसिल जो यहाँ है इसको यहाँ से यहाँ मेजर करना है। ठीक है, मेजर कर लिए, ये बड़ा नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा। आप सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे हमने इसको रखा और इसको हमने यहाँ से यहाँ मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसे नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, और जब आप ड्रॉ करेंगे ना, कुछ इस प्रकार का बनेगा। क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि सर यदि हम इसको यहाँ पे रख के ऐसे पूरा घुमा देते ना, तो एक सर्किल बन जाता, यानी कि यहाँ पे हम इसको रख के ऐसे पूरा यदि ऐसे घुमा देते तो एक सर्किल बन जाता। हाँ बिल्कुल सर्किल बनता, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा बताइए कि ये पूरा हमारा एक सर्किल बनेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा हमारा, क्या वही दूरी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा कि नहीं, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड टर्म बताओ, टर्म रेडियस है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कुछ नेमिंग कर सकते हैं। सपोज मान लो ये पॉइंट हमारा ए, ये बी, और ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं, ये हमारा सी। तो अब आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि सर यदि आप इसको रख के यहाँ से यहाँ इसको मेजर करके ऐसे आपने ड्रॉ किया है, तो एक बार आप पूरा घुमा देते ना, तो सर्किल बन जाता। सही बात है, और सर्किल बनने का मतलब है कि हर एक जगह पर रेडियस इक्वल होना। तो जब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक √2 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से लेकर भी यहाँ कितना होगा, √2 ही होगा। क्या कोई दिक्कत, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा √2 ही होगा, और ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट। बस इतना ही करना होता है, इसमें और कुछ नहीं है। इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर √2 तो आसान था, आपने बता दिया, आगे कैसे करेंगे। आगे आपको थोड़ा सा ना अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें, है ना, और जो भी आपने क्लास 8 तक पढ़ा है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए जरा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब सवाल ले लेते हैं हमारा दूसरा नंबर √5, है ना। यहीं से आपको समझना, ये √2 वाला तो आसान होता है, कोई भी बना देगा, बहुत आसान होता है ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला याद हो गया, बहुत पढ़े इसके बारे में हम लोग बचपन क्लास में, है कि नहीं, खास करके किस चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में, है ना, बहुत पढ़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। √5 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से, यहीं से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ये वाला तो कोई भी बना देता है ना। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या सीखा बताइए। इसमें आपने ये सीखा कि हमने राइट ट्रायंगल का
अच्छा उसको बताते हैं अभी, तुरंत आप कनेक्ट कर जाएंगे, लेकिन पहले रूट 5 का बात करते हैं। रूट 5 बताएंगे, वो भी आप समझेंगे अपने आप। रूट 5 है तो कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पे रूट नहीं है, भूल जाइए कि यहाँ पे रूट है ही नहीं, सिंपली 5 लिखा हुआ है। तो इस 5 को आपको दो ऐसे भाग में डिवाइड करना है, यानी कि इस 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनमें से या तो दोनों नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर दोनों में से किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। ये तरीका हम बहुत सिंपल बता रहे हैं, हालांकि इसका तरीका एनसीईआरटी में, आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में, सब में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे कि आप हर एक प्रकार के सवालों को एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको भूल जाना है कि यहाँ पे रूट जैसा भी कुछ चीज है, भूल जाओ, तो सिंपली 5 है। तो 5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसमें से या तो दोनों नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर दोनों में से किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 4 और 1 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला 4 और 1, और 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, आ गया 5। चलो, और आपको मालूम है कि 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्यों भाई, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और इस 1 को आप लिखो या फिर ना लिखो, यदि आप लिखना भी चाहते हो तो भी उतना ही वैल्यू आता है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना अब इसमें। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से, आपने ये तो कर दिया, लेकिन इसको सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 2 और 1 में बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है, तो राइट ट्रायंगल में 2 मान लो बेस को, 2 मान लो बेस को, और 1 मान लो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4, एच इक्वल्स टू 5, एच इज इक्वल्स टू रूट 5। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, रूट 5 आ गया, और इसी रूट 5 को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्रोसीजर समझना। सबसे पहले 5 को दो ऐसे नंबर में हमने ब्रेक किया जिसमें से या तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर दोनों में से किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब हमारा यहाँ पे एक है 2 और एक है 1, तो जो बड़ा नंबर है ना उसको आप बेस मान लो, आसान रहता है बनाने में। बेस बड़ा नंबर को इसलिए मानते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाता है तरीका हमारा। और ये 1 बच गया, 1 परपेंडिकुलर मान लो। इसको आप सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि आपने यहाँ पे किया, तो वो आपका रूट 5 आ जाएगा। चलिए अब इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इसको मिटा दें अब, इसका तो कोई काम नहीं है बेसिकली। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, बना लीजिए। क्योंकि ये भी पॉजिटिव में निगेटिव में इस रूट में होता नहीं है बेसिकली, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 1 2 और ये 3। चलिए जरा देखा जाए ध्यान से, बेस में कितना है, 2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट आप पहले ही चले जाओ, पहले ही आपको 2 यूनिट चल जाना है। तो 1 यूनिट 2 यूनिट चले गए आप यहाँ पे 2 यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट, तो आपको नापना पड़ेगा स्केल से यहाँ पे। तो 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, तो आप अंदाजा लगा लो। चलो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है और इतना ही आपको ऊपर लेना है। हम यहाँ पे अंदाजा कर दे रहे हैं इमेजिन करके, और आपको यहाँ पे लेकिन स्केल से नाप के करना पड़ेगा, तभी सटीक बनेगा, है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ हमारा बेस हो गया 2 यूनिट, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमको। और ऑब्वियस ये बात है, जब हम इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, राइट ट्रायंगल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, अब 90 डिग्री बनेगा। तो अब जब हमारा ये बेस 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा हमारा, रूट 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें बात समझ में आ रही है। अब आपको दोबारा अपने कंपास को लेना है दोबारा, हालांकि इतना बड़ा आपकी कॉपी में नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, हम यहाँ पे बस समझाने के लिए बड़ा बना दे रहे हैं। यहाँ से रखना है और इसको मेजर करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पेंसिल रखो और यहाँ से रख के इसे घुमा देना है। जब आप घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बन के आएगा आपके सामने, है ना। और जब इसको आप पूरा घुमा देंगे तो सर्किल बन जाएगा बहुत बड़ा, है ना। और जब आप सर्किल को बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सर्किल का रेडियस हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हमारा जो है, हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं
कि जब हमारा यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ तक हमारा √5 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से भी लेकर यहाँ तक कितना होगा, √5 ही होगा, क्योंकि रेडियस है ना। तो आप नेमिंग कुछ कर सकते हैं A B C। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो गया, √5 हो गया। बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होता है और इसमें कोई खास तरीका नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग करेंगे अब अपने √8 को रिप्रेजेंट, ठीक है। चलिए करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे करते हैं, मिटा देते हैं इसको, ये वाला हो गया काम खत्म। अब इसके लिए वैल्यू अलग लेना पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर 3, 1 2 3 √8। वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले तो आप भूल जाओ कि रूट भी वहां पे कुछ जैसा है, मैंने कि ये भूल जाओ कि रूट है ही नहीं वहां पे, नहीं है तो सिंपली 8 है ना। तो 8 को आपको क्या करना है, 2 नंबर में ब्रेक करना है। या तो दोनों नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या तो दोनों में से किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बताइए क्या करेंगे हम, 4 4, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम यदि 4 कर देते हैं और यहाँ पे भी 4 कर देते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 आता है। पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, या तो दोनों नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए या फिर दोनों में से किसी एक नंबर का होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों है, तब तो और अच्छी बात है। तो हम 4 को 2 का, लाइन कट गया क्या, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमको केवल काम किससे है, 2 और 2 से काम है। चलिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो आप एक को मान लो बेस और एक को मान लो परपेंडिकुलर। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखिए कितना आएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, h² = p² + b²। बताइए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 = 8, और ये स्क्वायर में इधर आएगा तो √8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस √8 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मिटा दें आप सब चीज। ऐसे ही आपको करके इसमें आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए एक नंबर लाइन बनाइए सबसे पहले आप। तो नंबर लाइन हमारा यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया, ये 0 1 2 3, इतना काफी है, इतना ही में हमारा काम चल जाएगा। चलिए बेस पे कितना यूनिट जाना है, 2 यूनिट। चलिए 2 यूनिट जाइए आप, कहां पे है बेस हमारा, बेस हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 यूनिट चले गए, ठीक है। और ऊपर भी यानी कि परपेंडिकुलर भी आपको 2 यूनिट जाना है, तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमको, यानी कि 1 यूनिट इतना 1 यूनिट इतना, तो इससे थोड़ा सा हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बस अनुमान लगा के बना दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 2 यूनिट पूरा जाना है। इस दोनों को नाप लो, और जैसे मान लो कि यहाँ से आप नापेंगे तो हो सकता है 30 सेंटीमीटर है, तो ऊपर भी आपको 30 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसलिए हम उतना ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो फिर कैमरे में भी नहीं आ पाएगा। चलिए अब चूंकि यहाँ पे हमारा हो गया है 2 यूनिट ऊपर भी और 2 यूनिट हमारा नीचे भी, बेस में भी, तो अब आप 0 से इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ बेस भी 2 यूनिट है और ये परपेंडिकुलर भी हमारा 2 यूनिट है, तो ये कितना होगा, √8 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा अपने आप कंपास को उठाना है, दोबारा मेजर करना है, 0 पे रखिए, इसको पूरा मेजर कर लीजिए, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए। तो क्या कुछ इस प्रकार का बनेगा, पूरा हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, और पूरा घुमा देंगे तो कंप्लीट सर्किल बन जाएगा, लेकिन वो बनाना नहीं है। चलिए तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जब 0 से लेकर यहां तक हमारा कुछ नेमिंग कर दीजिए, सपोज P Q R। तो जब P और Q हमारा √8 है, तो P और R भी कितना होगा, √8 ही होगा, क्योंकि बोथ आर रेडियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, बात खत्म। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं अपना √10 को, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मिटा ही देते हैं। चौथा नंबर सवाल, √10 था ना, हाँ √10। चलिए तो ये भी वैसे ही बनेगा,
√10 में आप भूल जाओ कि रूट है ही नहीं यहाँ पे, मतलब रूट है ही नहीं है यहाँ पे, सिंपली 10 है। तो इस 10 को आपको 2 नंबर में डिवाइड करना है, या तो दोनों में से दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर दोनों में से किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। बताइए कौन सा नंबर आप लेंगे 10 के लिए? 9 और 1। क्या 6 और 4 नहीं ले सकते हैं? हाँ, अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम जान के लिए यहाँ पे बताए 2 नंबर। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर 9 और 1 ले लेते हैं, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है, ठीक है बात बन जाएगा। दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर 4 और 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2 और 6 का नहीं है, वो भी ले सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा लेना है नजदीक वाला। किसका लेना है? हमेशा नजदीक, यानी कि नियरेस्ट स्क्वायर लेना है आपको, नियरेस्ट। तो यहाँ पे नियरेस्ट कौन सा होगा? 9 वाला। 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि आपको सिंपली यहाँ पे बहुत ही छोटा चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 9 और 1 ले सकते हैं, 6 और 4 भी ले सकते हैं, उससे भी बनाएंगे तो सही बनेगा। लेकिन क्यों उतना माथापेची करना है, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, इसलिए हम लोग सबसे पहले छोटा वाला नंबर चूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो 9 का कितना होगा? 3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आप करो या फिर ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बनाइए, जरा ब्लैक में बना देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, 3 और 1 में बड़ा नंबर कौन है? 3। तो बेस आपको लेना है 3, हमेशा बेस जो है ना बड़ा नंबर लीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में। और परपेंडिकुलर जो कम वाला उसको ले लो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या कहता है? h² = p² प्लस b²। तो p कितना है? 1 प्लस बेस 3, स्क्वायर करना है, तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो √10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? √10। और इसी √10 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। जीरो 1 2 3 4। नंबरिंग करने में कोई रोक टोक नहीं है, आप जहां तक करना चाहें उतना तक कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको बेस पे कितना जाना है? 3 यूनिट जाना है। तो बेस पे आप 3 यूनिट पहले चल जाइए, 1 2 3, यहां पे हमारा हो गया 3 यूनिट, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना जाना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आप मान लो कितना है, तो अंदाजा से स्केल से नाप के आप लोग इतना कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से मान लीजिए कि हमारा 1 यूनिट यहाँ पे आ रहा है, इसको ज्वाइन कर दो। यहाँ पे क्या बनेगा? 90 बनेगा। अच्छा यहाँ पे भी क्या बनेगा? 90 बनेगा। अच्छा यहाँ पे तो दिए हुए हैं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपको इसको क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा अब? √10, क्योंकि ये भी हमारा कितना है? 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √10 आएगा। कहाँ से मालूम चला? यहाँ से सॉल्व करके देख चुके हैं हम लोग, √10 आ गया। अब दोबारा आपने कंपास को उठाना है, 0 पे रखना है और इस यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसको नाप के सिंपली आपको नीचे की ओर सर्किल बनाना है। सर्किल पूरा नहीं बनाना है, बस बेसिकली आपको यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देना। वो आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना। तो जब 0 से कुछ नाम कर दो इसका, P Q और ये R। तो जब P से Q हमारा √10 है तो P से R भी कितना होगा? √10 ही होगा। बस यही तरीका आपको अपना के पूरा का पूरा सवाल बनाते चलना है। बताइए अब यहां तक में किसी को भी कोई डाउट है? बात समझ में आ रही है? चलो लाइन भी आ गया, तो ये मिटा दें। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी नंबर रहे तो उसको राइट ट्रायंगल पे पहले लिख के सॉल्व कर लिया जाए, है ना। चलिए तो इस प्रकार से आपको बनाना था। कहीं पे कोई समस्या है? बात समझ में आ रही है कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है? चलिए तो बहुत अच्छा बात है, समझ में आ गया। तो सवाल नंबर 5वां हम नहीं बनाएंगे, बल्कि ये आपका होमवर्क रहेगा। √17 ये आपका HW है, ये आपको बनाना है √17 को। चलिए थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है, कैसे बनेगा। तरीका तो यही लगाना है, बस 17 को 2 नंबर में डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहले रूट को भूल जाओ, सिंपली क्या है? 17 है। तो 17 को 2 अलग अलग नंबर में डिवाइड कीजिए। वेरी गुड। 16 और 1, 16 और 1 कितना होता है? 17 होता है। तो 16 का हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर और इसका
1 का स्क्वायर, यानी कि बेस आपको ले लेना है 4 और परपेंडिकुलर 1 बन जाएगा। चलो तो ये वाला हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपका HW है, ये आपको बनाना है। ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने 4 प्रकार के सवालों को यहाँ पे सीखा है, तो अब ऑब्वियस ही बात है एक तो बन ही जाएगा, है ना। तो ये आपका कल बना हुआ होना चाहिए, हम कॉपी में चेक करेंगे और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए कल वाला आज के क्लास कवर किया जाए। चलिए इसका पहले आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो भी चीज़ आप बना रहे हैं ना वो पेंसिल से बनाएं, है ना। तो फिर कहीं पे गलती भी होगा तो उतना काटना नहीं पड़ेगा, मिटा के काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ और अलग अलग प्रकार के नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे अभी हमने बताया था कि √3 हम नहीं बता रहे हैं, √6 नहीं बता रहे हैं, और भी कुछ अलग अलग प्रकार के नंबर हैं। उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें ये सारा का सारा प्रोसेस उसमें भी लागू होगा, बस 1-2 स्टेप जो है ना थोड़ा सा उसमें और ऐड हो जाता है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि सबको एक ही में मिक्स कर दिया जाए। लेकिन अच्छा बताइए कि 4 सवाल आपने इसमें पढ़ा, क्या चारों में से कोई सवाल अलग तरीके से बना है क्या? नहीं बना है, सब एक तरीके से बना है। लेकिन कल जो बनाएंगे ना उसमें ये तरीका तो लागू होगा ही होगा, प्लस उसमें 1-2 स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा अलग है। इसलिए हम नहीं चाहते कि दोनों मिक्स हो जाए, ठीक है। चलो क्लास हम लोग बहुत ही आराम से लेकर चलेंगे, कोई हड़बड़ी वाली काम नहीं है, अभी बहुत टाइम हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।